नमस्कार। आइए दोस्तों सुनते हैं लेखिका रीता कुमारी जी की लिखी कहानी जिंदगी के मुकाम। कितने ही मुश्किल से मैंने अपना ट्रांसफर करवाकर यह पटना शहर छोड़ा था, पर 8 बरसों बाद ही फिर वापस उसी शहर में ट्रांसफर होकर आ गई। इतने दिनों में ही शहर में कितना कुछ बदल गया था। अनेकों पुल और ऊंची ऊंची इमारतें बन गए थे। अपना यह जाना पहचाना शहर अजनबी सा लगने लगा था। दूसरे दिन ऑफिस जाने के लिए घर से निकलते ही फूलों के भूल भुलैया ने मुझे जैसे उलझा कर रख दिया। किसी तरह ऑफिस पहुंची तो अपने नए ऑफिस की भव्यता और अपने कमरे का इंटीरियर देख मन प्रसन्न हो गया। मेरे मन की बात पढ़ मेरी सेक्रेटरी चंद्रा अति उत्साहित हो मेरे रूम की खिड़की खोल मुझे बाहर के मनोरम दृश्य दिखाने लगी। काले बादलों के बीच लुका छिपी खेलते सूर्य की किरणें तथा मंद शीतल बयार मौसम को काफी खुशगवार बनाए हुए थे। मौसम का आनंद उठाते अचानक मेरी नजर ऑफिस के बाउंड्री के बाहर बने उस हाथी दांत से सफेद चमकते बड़े से मकान पर पड़ी और कलेजा धक से हो गया, जैसे मेरे दिल की धड़कनें ही थोड़ी देर के लिए थमसी गई हूं। थोड़ी संभली तो दिल ने कहा, हे ईश्वर, आते ही यह कैसी परीक्षा लेने लगे। तुम्हारे घर के इतने करीब यह नया ऑफिस कब बन गया। किसे दोष देती, इतना तो मैं जानती ही थी कि इस शहर में पैर रखते ही चाहे कितनी ही दूरी बनाकर क्यों न रखूं, अतीत के आमने सामने का जहर तो पीना ही पड़ेगा। फिर भी न चाहते हुए भी मेरी आंखें तुम्हारे घर पर ही टिकी रहीं, जिसमें मेरी यादों की न जाने कितनी ही परतें दबी पड़ी थीं, जिसमें आज भी कुछ ज्यादा बदलाव नहीं आया था। पहले की तरह ही यह पूरा लॉन तरह तरह के रंग बिरंगे फूल के पेड़ पौधों से भरे थे, जो शायद तुम्हारे जीवन को रंगों से शराबोर करने की कोशिश कर रहे थे। तुम्हारा तो पता नहीं, पर तुमसे अलग होने के बाद से मेरे स्वभाव के विपरीत जिंदगी में इतनी तटस्थता, इतना ठहराव आ गया कि जीवन के सारे रंग यूं ही फीके पड़ गए। बिना सुख की आशा किए जब जीवन सिर्फ कर्मों और कर्तव्यों का सिलसिला बनकर रह गया था, जो धीरे धीरे मुझे तोड़ रहा था, तभी चंद्रा की आवाज ने मुझे चौंका दिया। मैम, हॉल में आपका सब इंतजार कर रहे हैं। मैं जैसे नींद से जागी। फिर तो ढेर सारी ऑफिस की औपचारिकताएं पूरी करते शाम के जाने कब 6 बज गए पता ही नहीं चला। घर जाने के लिए ऑफिस से निकली तो ड्राइवर को ऑफिस में ही छोड़कर मैं खुद ही गाड़ी ड्राइव कर बाहर आ गई। पर मेरा अशांत मन घर जाने के बजाय पहले उस स्थान पर जाना चाहता था जहां कभी मेरे जीवन के नए अध्याय की शुरुआत हुई थी। भले ही वह अध्याय अधूरा ही रह गया, पर उस जगह उस अधूरे अध्याय की अनेकों स्मृतियां बिखरी पड़ी थी। नए बने रास्तों के बीच से रास्ता तलाशती में दरभंगा हाउस आ गई थी। गाड़ी लगाकर टहलते हुए घाट की सीढ़ियों पर आकर बैठते ही अतीत भी मेरे करीब खिसक आया था। हालांकि वक्त के गर्द ने अतीत को काफी धुंधला बना दिया था, पर यहाँ बैठते ही यादों के कारवां ने सारे गर्द को धोपोछ कर आईने की तरह साफ कर दिया था। कभी इन्हीं सीढ़ियों पर बैठकर जीवन के सतरंगे ख्वाब बुने थे। बरसों बाद उसी स्थान पर बैठना दिल को सुकून दे रहा था। सूर्य अस्तगामी हो चला था, जिससे रोशनी बुझने सी लगी थी और ठंडी बयार शरीर में सिरहन पैदा करने लगी थी। पर मैं बैठी रही उसी जगह पर, उसी तरह से जैसे कभी मैं बैठी तुम्हारा इंतजार किया करती थी। दिल के कोने में एक हसरत सी पैदा हुई और आंखें तलाशने लगी वही जाना पहचाना मुस्कुराता हुआ तुम्हारा चेहरा, जो किसी भी पल आकर मुझे बाहों में समेट लेगा और आश्चर्य से कहेगा, तुम लौट आई। मुझे पता था तुम मेरे बिना नहीं रह सकती, पर यह सब तो एक छलावा था, अपने आप को छलने का। चारों तरफ नजरें घुमाई तो पहले की तरह धीमी गति से बहती गंगा की लहरों पर तुम्हारा ही अश्क उभर रहा था। हवा संग डोलते पेड़ के पत्ते तुम्हारी ही याद दिला रहे थे। सब आज भी पहले की तरह ही यहाँ मौजूद थे, बस एक तुम ही नहीं थे, क्योंकि तुम कभी प्यार की गहराई को समझ ही नहीं पाए। कोई औरत अपने प्रथम प्रणय की स्मृति को कभी भुला नहीं पाती है। क्या आज इतने वर्षों बाद उस पुराने प्यार के आकर्षण ने ही मुझे यहाँ नहीं खींच लिया है। कभी कितना प्यार करते थे हम एक दूसरे से, तुम्हारे बिना मैं अपने अस्तित्व की कल्पना ही नहीं कर पाती थी। भविष्य की हर योजना तुमसे ही शुरू होती थी। इस तट के कितने ही ऐसे पेड़ हैं जिन पर मेरे और तुम्हारे प्यार के दस्तखत आज भी मौजूद थे, जिन्हें तुमने मेरे मना करने पर भी यह कहते हुए अपने हाथों से उकेरे थे कि इस प्रकृति का कड़-कड़ मेरे और तेरे प्यार का साक्षी होगा। सच कहूं तो तुम्हारे प्यार का एहसास आज भी उतना ही ताजा है जितना उन दिनों था जब मैं उसे बाहर नहीं आने देती। जब शाम का अंधेरा गहराने लगा तो कमला कॉफी बना लाई
कॉफ़ी का मग उठाकर लॉन में आ बैठी। यहाँ भी तुम्हारे साथ बिताए पल मेरा पीछा कर रहे थे। कभी तुम्हारा साथ आकाश छूने की हिम्मत देता था। तुम्हारा ही साथ, तुम्हारा ही सहयोग था जो मैं बीपीएससी की परीक्षा पास कर इतने ऊंचे पद पर आ गई थी। अब तो तुम्हारे प्यार के साथ मेरा हौसला भी दिल की गहराइयों में दफन हो गया है। फिर भी तुम्हें आश्चर्य होगा, मेरा मन आज भी यह मानने को तैयार नहीं कि तुम मेरे जीवन से दूर चले गए। दिल के किसी कोने में आज भी एक आश बची है, अपने जीवन में तुम्हारे लौट आने की आश। बहुत देर से जतन से छुपाए आंसू गालों तक बह आए थे। लॉन का बल्ब बुझाकर मैं अंदर आ गई थी। कमला टेबल पर खाना रख कर जा चुकी थी। कमला के चले जाने से घर में गहरा सन्नाटा पसर गया था। एक बार फिर अकेले होने का एहसास मुझे शिद्दत से महसूस होने लगा था। रात में सोने गई तो आंखों में नींद का नामो निशान नहीं था। मुश्किल से नींद आई भी तो सुबह सुबह नींद खुल गई। सोचा थोड़ी देर और सो लूं, पर सोने की सारी कोशिशें बेकार गईं। मन एक बार फिर पुराने दिनों में लौटने लगा था। यह उन दिनों की बात है जब मैं बीपीएससी की परीक्षा की तैयारी कर रही थी। उसी सिलसिले में मेरी मुलाकात देव से हुई थी। उन दिनों देव पटना के जाने माने कॉलेज में बॉटनी पढ़ाता था। मेरी परीक्षा की तैयारी में उसने मेरी बहुत मदद की थी। इसी दौरान मैं नहीं जानती किस क्षण किस कौशल से उसने मुझे बांध लिया कि परीक्षा के बाद भी हम एक दूसरे से मिले बगैर नहीं रह पाते थे। हमारा मिलने का सबसे प्रिय जगह था दरभंगा हाउस की ऊंची सीढ़ियों वाला घाट, जहां घंटों हम बैठे यहाँ वहां की बातें करते थे। यहीं देव ने मुझे प्रपोज भी किया था। जब मैंने देव को अपने माँ पापा से मिलवाया था, उससे मिलकर दोनों बेहद खुश हुए थे। उन्हें देव जैसे संस्कारी दामाद की ही तलाश थी। बीपीएससी उत्तीर्ण करने के बाद देव ने मुझे अपनी शारदा मौसी से मिलने के लिए बुलाया था। देव ने ही बताया था कि उसकी तरफ से शादी की कमान उन्हें ही संभालनी थी। वह उसके माँ की अंतरंग सहेली थी और दरभंगा में उसके पड़ोस में ही रहती थी। बहुत कम उम्र में ही उसने अपनी माँ को खो दिया था। तब इसी शारदा मौसी ने अपने बच्चे की तरह उसे प्यार दिया और उसका ख्याल रखा था। जब देव नौकरी करने लगा, उसके पिता ने भी संन्यास ले लिया था। एक चाचा थे जो मुंबई में रहते थे। उनसे मात्र औपचारिक संबंध था, इसलिए इस दुनिया में एकमात्र आत्मीय स्वजन शारदा मौसी और उनकी बेटी संध्या ही थी। मुझे आज भी याद है, यह सब बताते हुए देव ने मुझसे कहा था, यह कैसी विडंबना है निशा कि मुझसे जो व्यक्ति सबसे ज्यादा प्यार करता है मेरे जीवन में मेरा ज्यादा दिनों तक साथ नहीं निभाता। माँ पापा के बाद अब शारदा मौसी के हार्ट के वॉल्व भी खराब हो गए हैं। बेकार परेशान हूँ, ऑपरेशन होते ही वह ठीक हो जाएंगी। मैंने दिलासा देने की कोशिश की थी, पर वह ठीक नहीं हो पाई थी। ऑपरेशन के दौरान ही उनकी मृत्यु हो गई। पहले से ही पिता को खो चुकी संध्या अब पूरी तरह अकेली पड़ गई थी। देव को भी गहरा सदमा लगा, पर शारदा मौसी के न रहने पर संध्या की पूरी जिम्मेदारी उसने अपने ऊपर ले ली थी, क्योंकि वही एकमात्र संध्या का सच्चा शुभचिंतक था। बाकी के जो 2-3 उसके रिश्तेदार थे, सब मौके का फायदा उठाने वाले थे, इसलिए संध्या पूरी तरह देव पर ही निर्भर थी। देव उसकी हर तरह से मदद कर रहा था। धीरे धीरे देव का संध्या के साथ इस तरह जुड़ाव मुझे खलने लगा था। वह पटना में हॉस्टल में रहकर पढ़ाई कर रही थी और देव उसकी हर छोटी बड़ी ज़रूरतों के लिए अक्सर हॉस्टल के चक्कर लगाते रहता, जिसके कारण लोग, खासकर संध्या के दोनों चाचा, उसके नाम को संध्या के नाम के साथ जोड़कर उसे बदनाम कर रहे थे। अपनी शादी में भी जब उसकी दिलचस्पी नहीं थी, मुझे भी लगने लगा था कि संध्या का आकर्षण ही देव को खींच रहा था। जब भी मैं उससे संध्या की इतनी मदद करने पर प्रश्न चिन्ह लगाती, वह पूरे आत्मविश्वास से कहता, तुम मुझसे प्यार करती हो फिर भी ऐसे प्रश्न क्यों किया करती हो? संध्या मेरी जिम्मेदारी है जिसे मैं अच्छी तरह निभाना चाहता हूँ। रिश्ते हमारे प्यार और विश्वास से जुड़े होते हैं, इसलिए मुझ पर शक करना बंद करो। ऐसा कहते हुए उसके निष्कलंक आंखों में मुझे कभी विकार की कोई छाया नजर नहीं आती। फिर भी मैं कहाँ मानने वाली थी। एक दिन संध्या की चचेरी बहन इंदु मुझे मार्केट में मिल गई। उसने इतना कुछ मुझे समझा दिया कि मुझे जिद हो गई थी कि मुझ में और संध्या में से तुम्हें एक को चुनना होगा। पर देव का जवाब था, बचकानी बातें मत करो, मैं संध्या को इस मुसीबत में अकेला नहीं छोड़ सकता। पहली बार धागे में बल पड़ा और मैंने फैसला किया कि मैं देव से शादी नहीं करूंगी। पितृगृह में मेरे इस फैसले का गहरा विरोध हुआ। माँ और पापा दोनों मानने को तैयार ही नहीं हुए कि देव कुछ गलत कर सकता है। पहले पापा ने मुझे समझाने की बहुत कोशिश की। शांत स्वभाव का कार्तिकेय समान पति मिल रहा है तो उस पर लांछन लगाकर अपने पैरों पर अपने आप कुल्हाड़ी मत मार। शादी का दिन तय हो आया है, लोग न जाने कैसी कैसी बातें करेंगे।
मेरे नहीं मानने पर उन्होंने मुझसे बोलना बंद कर दिया। माँ भी दुखी रहने लगी थी। क्रोध और जिद में आकर मैंने देव से शादी करने के लिए मना कर दिया। रिश्तेदारों और परिचितों में चर्चा होने लगी तो देव ने कहने सुनने की बात समाप्त कर चुपचाप मेरे फैसले को स्वीकार कर लिया। मैंने भी बहुत हिम्मत दिखाई। मैंने अपना ट्रांसफर पटना से बाहर करवा लिया। मेरे अहंकारी स्वभाव को पद और पैसे ने और भी डुबा दिया था। सबसे रिश्ते नाते तोड़कर अपने काम में मगन रहने लगी। आत्मीय स्वजन के प्रेम के धागे के टूटते ही जीवन में सिर्फ कर्म ही रह गया। भले ही कर्म और बुद्धि आदमी के संकल्प और विकल्प निश्चित करता है, पर भावना में आदमी के सारे सुख, सारी ऊर्जा निहित होती है, जिसके बिना सब कुछ होते हुए भी जीवन उजाड़ और बेजार हो जाता है। जल्द ही मैं पूरी तरह टूट गई थी। हिम्मती लगना और हिम्मत वाली होना दोनों अलग अलग बातें होती हैं। सजा हुआ बंगला, कार, नौकर, अर्दली सुख के सभी साधन मेरे पास थे, फिर भी सब कैसा व्यर्थ लगने लगा था, क्योंकि अकेलापन और सुख दुख बांटने वाला कोई नहीं था मेरे पास। धीरे धीरे मैं सत्य को समझ पा रही थी। अपनी गलती से ही हम अलग हुए। यह बात वाड़ की तरह कलेजे में धसे तिल तिल मेरा कलेजा विदीर्ण कर रहा था। देव के सरल और निस्वार्थ प्रेम का यह मैंने कैसा प्रतिदान किया था। यह जीवन का क्रूर परिहास ही था कि मैंने अपने निर्दोष प्रेमी पर मूर्खों की तरह विश्वास कर उसे लांछित किया। अतीत की स्मृति मुझे गहरे पश्चाताप में डुबोने लगी थी। कितनी बार सोचा अपने स्वाभिमान को त्याग कर देव से दिल की बातें शेयर कर समझौता कर लूं, पर मैं कभी देव की देहरी पर अपनी ही खींची लक्ष्मण रेखा लांघने का साहस नहीं जुटा पाई। पटना आने के बाद से एक बार फिर उससे मिलने की मेरी इच्छा अचानक बलवती हो उठी थी। अगर देव का साथ मिल जाता तो मेरे लिए आगे का जीवन आसान हो जाता। सहसा एक दिन दिल ने कहा, इतनी दुर्बलता अच्छी नहीं, हिम्मत से काम लेना होगा। अपने सारे स्वाभिमान को तिलांजलि दे। मैं साहस बटोर कर अपने उस चिरपरिचित हवेली में जा पहुंची। अंदर आते ही मेरी नज़र देव पर पड़ी, जो सामने ही पड़े पलंग पर सो रहा था। आहट पाकर पलटा तो मुझे देख वह बुरी तरह चौंक पड़ा। इतने ही दिनों में स्मार्ट और हंसमुख देव काफी कमजोर, उदास और टूटा हुआ लग रहा था। कुछ देर तक डबडबाई आंखों से मुझे निहारता रह गया। एक घनीभूत पीड़ा के एहसास से दोनों तरफ निशब्द सन्नाटा पसर गया, जैसे कुछ भी कहने सुनने के लिए शब्द ही चूक गए थे। मौन ही मुखर हो जैसे दोनों के मन की बातें बाँचने लगा था। उसे इस स्थिति में देखकर मेरा कलेजा जैसे चाक हो गया। मेरे कारण एक हैंडसम और हंसमुख इंसान कितना निरीह और टूटा हुआ नजर आ रहा था। निर्दोष होते हुए भी कितने आरोप प्रत्यारोप उसे झेलने पड़े थे। मैं अपने को संभाल नहीं सकी और मेरी भी आंखों से आंसू उमड़ पड़े। थोड़ी देर तक हम दोनों के मन का निर्वात आंसू से ही मुखर होता रहा। तभी किसी की आवाज ने मुझे बुरी तरह चौंका दिया। अपने आंसू छिपाती पलटी तो एक साधारण शक्ल सूरत वाली मोटी सी औरत नजर आई, जो पूछ रही थी, आप कौन? तभी मुझे जैसे होश आया। मैं इनकी एक पुरानी परिचित हूँ, पटना आई तो मिलने आ गई। अच्छा किया, मैं इनकी पत्नी उमा हूँ। बैठिए, मैं चाय बनवाती हूँ। मेरे आंसू जैसे आंखों में ही सूख गए। मन का विलाप कंठ में ही कहीं अटक गया। कितना कुछ कहना सुनना था, पर अब कुछ भी कहने सुनने का अधिकार ही नहीं था। दिल में उम्मीद की किरण फूटी थी, वहां फिर से अंधकार भर गया। मुझे लगा अब मैं सर्वथा अकेली रह गई थी। नहीं, अब मैं चलूंगी। मैं जाने के लिए उठ खड़ी हुई। बाहर आकर कार में बैठते हुए एक लंबी सांस होठों से निकल गई। मैंने कभी यह सोचा ही नहीं था कि अब तक देव का गहरा घाव भर गया होगा और उसने अपने लिए हम सफर चुन लिया होगा। उम्र के इस पड़ाव तक भला कोई किसी का इंतजार करता है? अपने प्यार का विकल्प अपने जीवन साथी में ढूंढ लेता है। किसी ने सच ही कहा है, मोहब्बत में एक बार बिछड़ जाने पर नियति दोबारा मौका नहीं देती।